नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। उत्तराखंड में 2018 में हुए नगर निकाय चुनावों में ओबीसी को 14% आरक्षण दिया गया था, लेकिन इस बार ओबीसी की आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया गया है। लिहाजा ये कहा जा रहा है कि ये आरक्षण में बड़ा बदलाव है। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है। निकाय चुनावों के लिए जारी की गई आरक्षण की सूची में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया गया है। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में आधी आबादी को सशक्त करते हुए अधिक सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। नगर निगम में 36%, नगर पालिका और नगर पंचायतों में 34% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। तो निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, आरक्षण में बड़ा बदलाव किया गया है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। पहले मेहमानों का इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ प्रभा बंदूनी जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, दीपक रावत जी ओकेडी प्रवक्ता हैं और जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। जय सिंह रावत जी, पहले आपके पास आना चाहेंगे। ये जो आरक्षण में बदलाव किया गया है, बड़ा बदलाव माना जा रहा है, पॉपुलेशन बेस रखा गया है इस आरक्षण का, क्या कहेंगे इसे लेकर? अब ये जो रखा ये तो मुझे लगता है कि केवल अंदाज से है, क्योंकि एक तो 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई। आपको क्या पता किसकी पॉपुलेशन कितनी है, जी। ओबीसी कितनी है, एससी कितनी है, एसटी कितनी है, ये तो हुआ नहीं। हम्म। 2021 में होना चाहिए था। जी। दूसरी बात ये है कि जो जातीय गणना की जो राष्ट्रीय स्तर पर बात आ रही, तभी तो पता चलेगा ना कि ओबीसी कितना यहाँ पर है। हम्म। और अगर आपको याद होगा कि जो जो आरक्षण का जो उत्तराखंड आंदोलन की शुरुआत ये इसी मुद्दे को लेकर हुई थी। हम्म। तब ये हुआ था कि 27% जो आरक्षण शैक्षिक संस्थानों बाकी उसमें दिया जाएगा ओबीसी को, तो तब बात उठी थी 27% कहाँ पर यहाँ पर ओबीसी है, हम्म। वो भी बात थी। तो हम्म। ये वही जब तक मतलब जातीय गणना अगर हो रही है इन चीजों को तो हो जानी चाहिए उसको। हम्म। और तब बिना उसके तो हवा में करेंगे फिर असंतोष भी तो होगा। हम्म। और यहाँ का उत्तराखंड की एक स्थितियां ये है कि जातियां जो थी बिल्कुल मिक्सअप हो चुकी हैं। हम्म। आप होते थे ना, कई होता था क्या ब्राह्मण राजपूत ये सारे होते थे। अब कुछ लोग तो ब्राह्मण में सारे मिक्सअप होके चले गए। हम्म। राजपूतों में भी साथ जो मतलब जो जिनको छोटी ख बड़ी ख ये सब बोलते थे, पहाड़ों में बोलते थे, बड़ी हम्म। धोती छोटी धोती, ये सारे सुना होगा जी। तो जी। ये सारे मर्ज हो गए। हम्म। अब अपने को ओबीसी तो कोई बताता नहीं है। हम्म। अब ये ओबीसी बाकी इतने कैसे होंगे, तो ये जो भी करे सरकार ने, मुझे नहीं किस आधार पर किया, कोई कोई ऑथेंटिक डाटा तो है नहीं इसका कि ओबीसी कहाँ पर कितना है। हम्म। जब उत्तराखंड आंदोलन में तब तो बोला गया था कि भाई यहाँ 2% है ओबीसी। हम्म। उस समय तो होता, भले ही वो भी हवा में बात थी। हम्म। कितना था, हम लोग भी उस समय 2% लिखते थे, लेकिन सुनी सुनी बात कहीं लिखा हुआ था उसी को चलाते थे। हम्म। आज का बेसिस क्या है मैं समझ नहीं पाया कि आप आरक्षण कर रहे हैं, चलो उनका शेड्यूल कास्ट का उनका तो चल ही जाता है, हम्म। लेकिन ओबीसी का कैसे यहाँ पर हुआ, ये हुआ। बहरहाल हम्म। सरकार चुनाव करा रही है तो ये अच्छी खबर है। जी। देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इनका तो हमारी सरकारों की किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम्म। ये लोकल बॉडीज के उनके चुनाव पर ज्यादा ध्यान नहीं होता है। हम्म। ग्राम प्रधानों के देखना आजकल सब उनको बना दिया, प्रशासक बना दिया, प्रशासक बना जो दिया। संविधान की मूल भावना के 73rd अमेंडमेंट के की भावना के विपरीत है वो। हम्म। जब उनका 5 साल का कार्यकाल है तो आपने ग्राम प्रधान हो या ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, क्यों दे दिया? हम्म। अरे अगर आप इतने थे तो चलो समय से, वो तो लिखा हुआ ना, एक्ट में लिखा हुआ है, हम्म। 6 महीने पहले प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी। हम्म। यही 74th अमेंडमेंट है जिस नगर निकायों की हम बात कर रहे हैं। जी। ये भी त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत वाला भी त्रिस्तरीय, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। हम्म। इस ये भी त्रिस्तरीय है अर्बन बॉडीज का, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम, हम्म। ये वो है। ये जी। सारे परिभाषित है, इनका कार्यकाल परिभाषित है। हम्म। तो समय से पहले इनके चुनाव सरकारों को, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम्म। पहले देखो ना ज्यादातर नेता कहाँ से जाते हैं। अरे यहाँ से ग्रूमिंग होती है ना, ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, वो बनेंगे, वो हम्म। फिर सीधे एमएलए बन जाते हैं, फिर मिनिस्टर बन जाते हैं, हम्म। वही वार्ड मेंबर बनेगा और सब ऊपर जाके बन जाते हैं। हम्म। ये ग्रूमिंग भी तो यहाँ पर होती है ना, ये
लोकतंत्र की बुनियादी इकाइयां हैं। अर्बन बॉडीज का हो या आपका पंचायतों का, ग्राम पंचायतों का हो, यहीं से तो नेतृत्व उभरता है आपका। बिल्कुल। दूसरा, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। जो हम्म। हमारी विकास प्रक्रिया है, उसका भी विकेंद्रीकरण उससे होता है। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण है। लोग अपने मर्जी के प्रतिनिधियों को चुनते हैं और अपनी योजनाओं को, जो उनकी छोटी छोटी जरूरतें विधायक या एमपी तो नहीं पूरी कर सकता, अपने बिल्कुल। वार्ड की समस्या है, उधर की हम्म। समस्या है, हम्म। ये तो वही करेंगे। तो उनके चुनाव कराने में इतनी हाल हुज्जत क्यों होती है? क्यों हम्म। इतना उनको टाला जाता है कि इसकी जरूरी है, हम्म। जबकि इतनी जरूरी है। संविधान कहता है आज की, जी। जितनी जरूरी विधानसभा है, हम्म। उतनी जरूरी नगर पालिका है, उतनी जरूरी ग्राम पंचायत भी है। हम्म। संविधान का 73rd 74th अमेंडमेंट ये कहता है। बिल्कुल। ठीक है, आगे भी आपसे जानना चाहेंगे, कई टेक्निकलिटीज इसमें है। प्रभा बंदूनी जी, काफी वक्त लग गया इसे होते होते आरक्षण तय करने में, और अब जो है नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है। क्या कहेंगे, जैसा कि जयसिंह रावत जी ने कहा, क्या बेसिस है, क्या पॉपुलेशन बेसिस है, नहीं कह सकते क्योंकि 2011 के बाद सेंसस ही नहीं हुआ है। देखिए दिव्या जी, मैं आपको कहूँगी, पहले जो हमारे चुनाव होने थे, अब निश्चित तौर पर ये समय आ गया है कि चुनाव होने वाले हैं। तो इसके लिए पहले यही चल रहा था कि जो चुनाव भी हमारे थोड़े लेट हुए, जैसे अभी बता रहे थे रावत जी, तो उसका मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ परिसीमन की प्रक्रियाएं थी, आरक्षण थी, लेकिन अब आरक्षण भी सुनिश्चित हो गया है। और ये जो आरक्षण हुआ है, अगर आप इसे देखेंगे तो मुझे लगता है ये विधि और जो नियम कानून है उनके तहत ही ये हुआ है। जो जनगणना पहले की गई थी उसी के आधार पर ये बनाया गया है। इसका जो रोड मैप है उसी को देखते हुए तैयार किया गया है। जो नियम कानून है उनको ध्यान में रखकर किया गया है। यानी कि आप कह रही हैं 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके बेसिस पे 2024 का चुनाव हो रहा है। देखिए, इसमें क्या है कि जो ये आरक्षण अभी बनाया गया है, इसमें एक चीज और मैं आपको ध्यान में लाना चाहूंगी आपके, कि ये वहां पर जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए लाया गया। लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगी आपको कि इसमें 7 दिन का समय और दिया गया है। अगर कहीं पर ये लगता है कि आरक्षण हुआ है, तो जो 7 दिन का आपको समय दिया गया है उसमें क्या है कि वहां पे आप अपने सुझाव भी व्यक्त कर सकते हैं, या आपकी अगर किसी की कोई आपत्तियां हैं वो 7 दिन में आप वहां पे दर्ज करा सकते हैं। तो उन सुझावों को लेकर, उन आपत्तियों को लेकर भी दोबारा समीक्षा की जाएगी। अभी ये जो आरक्षण है इसको फाइनल नहीं किया गया, 7 दिन का इसमें समय दिया गया है। तो जो भी, चाहे वो राजनीतिक दल हो या कोई और मैं कहती हूँ संगठन हो, वो वहां पे जाके इसके लिए बातचीत कर सकते हैं और अपना जो भी उनकी आपत्ति समस्या है वहां बता सकते हैं। तो उन पर भी चर्चा की जाएगी और उसके बाद वो फाइनल, इसके बाद इसका निर्णय आएगा कि वहां पर कितना आरक्षण है और क्या है। तो निश्चित तौर पर ये सब चीजें पूरी हो चुकी है और अब चुनाव आगे दिशा की ओर बढ़ रहा है हमारा। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, चुनाव को लेकर आप लोग लंबे वक्त से सवाल उठा रहे थे कि सरकार की मंशा नहीं है, बहुत ज्यादा डिले कर दिया गया है, अब तो नियमावली भी मंजूर हो चुकी है, आरक्षण तय हो चुका है, क्या कहेंगे इसे लेकर? चलो, देर आए दुरुस्त आए, आखिर वो समय आ ही गया कि जनता को अपने प्रतिनिधि मिलेंगे, तो अच्छी बात है। 1 साल तक जरूर जनता को इसका नुकसान हुआ, और इस 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या कारनामे किए होंगे, प्रशासकों को बैठाकर, ये उनको ही पता होगा, क्योंकि नगर निगम में तो आपको पता ही है भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं ये लोग। तो 1 साल तक इन्होंने अपने, हो सकता है सारे काम जो सिमटाने होंगे वो काम सिमटा दिए होंगे, और आज लेकिन समय आ गया। कोई बात नहीं, चुनाव होंगे और चुनाव में जो भी प्रतिनिधि जनता चुनना चाहती है उनको प्रतिनिधि मिलेंगे। जनता को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जनता 1 साल से परेशान थी कि अगर हमारा प्रतिनिधि होता तो उसे हम बोलते, हमारी बिजली की समस्याएं, नाली की समस्याएं, कोई भी समस्याएं हो, क्योंकि जनप्रतिनिधि हमेशा जनता के साथ खड़ा होता है, प्रशासक जनता के साथ नहीं खड़ा होता। जनप्रतिनिधि छोटे छोटे काम में, अगर आपके मोहल्ले में शादी, जन्मदिन कुछ भी होगा ना, तो जनप्रतिनिधि पहले वहाँ पहुँचेगा, और जनता को अपना जनप्रतिनिधि चाहिए होता है। जरूरी नहीं है कि विधायक हर जगह पहुंच पाए, सांसद हर जगह पहुंच पाए, लेकिन पार्षद जो होता है गरीब मोहल्ले की ले होता है, और वो निश्चित ही अपने जो भी अपने वार्ड के लोग हैं उनके दुख सुख में शामिल होने के लिए जाता है। तो इसके लिए जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आरक्षण की प्रक्रिया के कारण ही इन लोगों ने लटका रखा था, और अब इन्होंने जो भी इनको अच्छा लगा, जहां जहां इनके अपने चहेते रहे होंगे, जहां महिलाओं से रही होंगी उन्होंने महिला सीट कर दी, जहां पुरुष रहे होंगे, क्या सोच के किया ये तो हम भी नहीं बता सकते, तो आंकड़े बताएंगे कि आबादी कितनी थी, ये तो हमें किसी को ऐसा अनुभव भी नहीं है, पता भी नहीं है। लेकिन जो भी हुआ होगा, और जिस पे अगर आंकड़े होंगे भी
तो आंकड़ों को लेके वो जरूर आपत्ति लगाएगा, लेकिन आपत्ति मुझे लगता है फॉर्मेलिटी मात्र है। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ होना है, जो होना था वो हो गया। लेकिन चलो जैसे भी है, चुनाव जल्द हो और सही तरीके से हो। उन चुनावों में सरकार जो है पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव को कराए और इस बात का विशेष ध्यान रखे जनता भी कि कौन आदमी किस तरह का है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, कौन धन बल को प्रयोग करके आपसे 5 साल के लिए आपको ठगने आ रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये चुनाव जो है आपके गली मोहल्ले का चुनाव है, ये कोई चुनाव ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा देश का चुनाव हो, गली मोहल्ले के लिए चुनाव होता है। और निश्चित मुझे लगता है जनता को अपने प्रतिनिधि को चुनना चाहिए, जो सही काम करता है, उनके बीच में रहता है, उनको चुने, तभी वो 5 साल तक जनता का साथ देगा। बिल्कुल। दीपक रावत जी, क्या कहेंगे इस आरक्षण को लेकर जो तय किया गया है, एक तरीके से रास्ता साफ हो गया चुनाव के लिए? देखिए, अगर सरकार ने निर्णय ले लिया है कि अब वो चुनाव कराना चाहती है नगर निगम के और नगर पंचायतों के, तो कहीं ना कहीं पर अच्छा निर्णय है। लेकिन जो समस्या है या जो समझ ही नहीं आ रही है, वो एक चीज़ नहीं आ रही है दिव्यदर्शिनी जी, कि पिछले दिसंबर में 1 वर्ष हो चुका है जब नगर निगमों में प्रशासक बैठाए गए जी। क्या मिला? मतलब सरकार को प्रशासकों को बैठा के 1 वर्ष लेट करके कौन सा लक्ष्य प्राप्त करा भारतीय जनता पार्टी ने? वो कौन सा लक्ष्य था जो प्रशासकों को 1 साल बैठाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है? ये तो आप, ये प्रश्न पहली बना हुआ है। ऐसी कौन सी पहली थी जो पिछले 1 महीने में ओबीसी की सुलझा दी गई और पिछले 1 साल से ये अनसुलझी बनी हुई थी? ऐसा क्या था? ये जनता के सामने प्रस्तुत होना बहुत जरूरी है। देखिए, डबल इंजन की सरकार तो इनकी पिछले 7-8 साल से चल रही है। धाकड़ धामी भी इनके चल रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, वर्तमान में अब लगातार चल रहे हैं। और जिस प्रकार से नगर निगम में, विशेष रूप से देहरादून में मैं बात करूं, जिस प्रकार से नगर निगम के उस टाइम निवर्तमान जो इनके मेयर थे, जिस प्रकार उनके ऊपर जो आरोप लगे थे आय से अधिक संपत्ति के, कहीं ना कहीं पर ऐसा लगता है उस आय से अधिक संपत्ति के मामले को दबाने के लिए इस तरीके का प्रयास किया गया। क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो उस निवर्तमान जो उनके नगर निगम के मेयर थे, उनके ऊपर जिस प्रकार से आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे, उन पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई है, कोई जांच भी नहीं हुई है। यदि किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाती, जांच की जाती और पाक साफ निकल के वो अगर बाहर आ जाते तो समझ में आता। लेकिन सरकार ने ना ही अपने मेयर के ऊपर और ना ही अपने कैबिनेट मंत्री के ऊपर, जिनके ऊपर 2 जने थे, जिनके ऊपर पद में रहते हुए आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगे, लेकिन उन पे कोई जांच नहीं करी। यदि यही जांच किसी और विपक्ष दल या नेता के ऊपर होता, तब तक ईडी, सीबीआई सब उसके घर में दस्तक दे चुके होते। तो कहीं ना कहीं पर ऐसा लगता है कि जो क्योंकि कोई सामान्य लक्ष्य तो हमें नजर नहीं आ रहा। प्रदेश का अगर कोई भला हुआ है, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, ये बता दे कि अगर 1 साल इन्होंने प्रशासक बैठा के लेट किया, संविधान को ताक पे रखा, तो क्या उनसे लक्ष्य प्राप्त किया इस प्रदेश के लिए? ऐसी कौन सी उपलब्धि इन्होंने प्राप्त करी इस लक्ष्य के लिए? ये बता दे तो विपक्ष स्वीकार कर लेगा, लेकिन बताना पड़ेगा। ठीक है, प्रभा बंदूनी जी जवाब दीजिए इसका शॉर्ट में, फिर मैं जय सिंह रावत जी। दिव्या जी, मैं विपक्ष को पहले तो ये कहना चाहूंगी, जैसे अभी मेरे भाई ये बोल रहे थे कि चुनाव नहीं हुए, 1 साल का समय लगा या जो भी देरियां, उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि सरकार को साथ साथ जन कल्याण की योजनाएं भी, जन कल्याण की योजनाएं भी चलानी पड़ती है, विकास के कार्य भी करने होते हैं, और जितनी भी ये सूचनाएं जारी होती है, ये शासन को जारी करनी पड़ती है। आप बताइए, आप कौन से विकास के कार्यों में हमारा साथ दे रहे हैं? आप पहले हमें ये बताइए, जो प्रशासक की नियुक्ति की गई थी वो क्यों की गई थी? वो इसीलिए की जाती है कि जो वहाँ पे जनता है, ठीक है, 1 मिनट, लेकिन दीपक जी, ठीक है दीपक जी, लेकिन प्रभा जी, आपने कहा, ठीक है 1 मिनट, आराम से प्रभा जी, ठीक है 1 मिनट। प्रभा जी, आप ये कह रहे हैं जनता के हित के लिए, जनता को लाभ पहुंचाने के लिए आपने प्रशासकों की नियुक्ति की है, लेकिन प्रशासकों की नियुक्ति के लिए भी एक समय सीमा होती है। 1 मिनट, समय सीमा होती है, उसको आप बार बार कोर्ट में जाके बढ़ाते जाते हैं। आप प्रशासकों का कार्यकाल लगातार बढ़ा रहे, 1 साल का समय हो गया, तो उसके पीछे की मंशा क्या थी, क्या वजह थी कि आपको लगातार आपको कार्यकाल बढ़ाना पड़ा? आराम से सर। देखिए, मंशा केवल ये होती है कि जो जनता के विकास के
के कार्य हैं वो ना कौन सा रुके, विकास? और जो उनकी जन कल्याण की योजनाएं वो निरंतर विकास जारी प्रसाद रहे। प्रभाजी, आप कौन सा अगर विकास? इसमें पंचायती राज जो आप एक्ट उस बना विकास हुआ है, की जो परिभाषा एक्ट तो बने हुए बताइए। होते हैं वो किस लिए बने हुए होते हैं? दिव्या दिव्या जी, आप दर्शनी मुझे जी, बताइए, इनसे पूछिए जब कौन से हमारे विकास की सामने बात कर रहे हैं? कोई एक परेशानियां साल में होती कौन सा हैं, विकास उसके हुआ बाद हम प्रशासन जो लेकर आते हैं, निवर्तमान जो हमारे पार्षद वहाँ पर नहीं कर होते पा हैं, वो रहे भी थे। निवर्तमान पार्षद है, नगर निगम उनका आप पूरा बताइए साथ थे दे रहा है। प्रभाजी, आप लेकिन- मुझे बता संक्षिप्त दीजिए बताइए। ऐसा कौन सा क्षेत्र है एक जहाँ वर्ष पे अगर कार्य आपने ना हो यहाँ रहा पर हो? लेट मैं करा तो है, आपको ये आप कहना बताइए चाहूंगी कि प्रदेश को किसी कौन भी सा लाभ क्षेत्र आराम में- से, आराम से, किसी एक एक भी करके, क्षेत्र प्लीज, में एक एक कहीं करके। कोई परेशानी जी, नहीं आप है, पूछिए तो और सही। प्रशासकों की बात युक्ति से परेशानी ये की नहीं है फायदा- मैडम, एक प्रक्रिया आप पूछिए होती है, तो एक सही। मिनट, एक प्रक्रिया होती है चुनाव करवाने की, एक समय सीमा होती है। आप आप बताइए प्रशासन प्रदेश को। कॉन्स्टिट्यूशनली भी आपकी समय सीमा तय की गई होती है कि इतने समय पर आपको चुनाव कराने हैं, इतने समय तक आप प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं, उसके बाद आपको जो है नियुक्त करके वहां पर लोकल बॉडी के मेंबर्स भेजने होते हैं। अब आप लगातार बढ़ा रहे, तो उसके पीछे की वजह तो होगी कि आप लोगों वजह को बताइए, आप सर्वे में जनता टाइम को- लग रहा है, आपको आरक्षण में टाइम लग रहा है, चुनाव इसलिए नहीं हो पाई, ये वजह जानने की विपक्ष कोशिश जी कर रहा है। दिव्या जी, देखिए जो भी समय इसमें बढ़ा है उसमें हमने पहले भी यही चर्चा करी है, जब इससे पहले हम बैठे थे, कि मेन जो इसमें था परिसीमन का कार्य, क्योंकि बहुत सारे अभी आप देखोगे परिसीमन हमने किया कौन सा है, परिसीमन कई करवा वार्डों लिया में जो आपने? परिसीमन करवाया गया है। कौन सा परिसीमन परिसीमन करवाया में आपने? आपको बताइए आप। पता है, आप आंकड़े दीजिए, आप मैं परिसीमन तो आपको बताइए, एक कहाँ वार्ड करवाया का आपने बता परिसीमन? सकती हूँ कि वार्ड में क्या होता है, आप जब परिसीमन तो जब बताइए। तक आपके परिसीमन नहीं है, जब हमारी कोर्ट वोटर में लिस्ट आपने आती है, झूठे हलफनामे विपक्ष समय क्या जमा करता कर है, रखे सारे हैं, वोटर लिस्ट जिसमें में आपने हमारे कोर्ट लोगों को के गुमराह नाम किया। डाल दिए। ऐसे आपको ऐसे वार्ड जानकारी है दिव्या जी, मैं इसकी? आपको बताऊंगी आपने कि कोर्ट को गुमराह 50% किया है इस लोग बारे वहाँ में। पर शामिल कोर्ट नहीं में है। आप ये नहीं कैसे सर, करवा एक देंगे? मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आपने एक मिनट, एक मिनट, दीपक जी, एक मिनट, एक मिनट, प्रभा जी ने अभी एक महत्वपूर्ण चीज बोली, बता रही हूँ। प्रभा जी ने महत्वपूर्ण चीज बोली, आपने कहा विपक्ष वोटर आईडी से, वोटर लिस्ट से नाम कटवा रहा है बिल्कुल, 50%। मैं ये दावे के मैम, ये साथ काम कह सकती विपक्ष हूँ कि का वहाँ होता से- है, मैम, ये काम विपक्ष का सरकार होता का है है, क्या? इलेक्शन कमीशन का होता है, सरकार का होता है। उसमें 50% अरे लोगों के कहाँ, नाम कौन उसमें से- नहीं कौन होते से हैं। क्षेत्र में? उसके आप बाद बताइए। हम हर क्षेत्र में जाते हैं, हम वहाँ आप- पे वोटर विपक्ष लिस्ट को आपकी ठीक बात को करवाने का स्वीकार कर हम लेगा। काम करते हैं। भारतीय जनता उसके बाद पार्टी की बात- परिसीमन हम लोग करवाते बातों को हैं, हम उसके बाद स्वीकार कर आरक्षण लेंगे। हम आप लोग देते आंकड़े हैं। प्रस्तुत तो करिए। बिना ठीक है, वोटर कौन लिस्ट से नगर बनाए निगम की ठीक है, बात मैं कर रही हैं? ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं जय सिंह रावत जी के पास जाना चाहूंगी, आपको बताना पड़ेगा। लेकिन वही बात आपने जो कहा उसका क्या प्रूफ है? एक मिनट। आपको सत्ता पे रह के आप काम कह रहे करिए, हैं ऐसा आंकड़े। आपको पता चलेगा आपको कि बताना काम पड़ेगा कैसे ना। होता दीपक है। रावत जी, पहले आराम आप से सर, काम आराम करके से। देखिए, ठीक है, टेबल एक मिनट। टेबल पे बैठ के प्रभा बात जी, कर देना प्रभा जी, बहुत आप कह रही आसान काम है। प्रूफ आपने दीजिए, कौन सा आपके परिसीमन पास करवा क्या, दिया? आप कौन जो से बात आपने बोल रही आंकड़े हैं, तैयार अरे कर एक लिए? साल जरा आपने आप लेट ये तो करे है ना, बताइए, कौन ये से तो जन स्वीकार कर कल्याण रहे हैं की ना। योजनाएं लेकर आप आप प्रदेश आए? को लाभ बताइए। आज अरे आइए, मैडम, वो देखिए, विपक्ष में बैठे हैं, 13 उनके पास वैसे भी हक नहीं है कोई योजना लाने का, आप ये बताइए। लेकिन आप ये नहीं, बताइए। नहीं, मैं ये बताती हूँ, चलिए, मैं जय सिंह रावत जी के पास जाऊंगी, आप दोनों शांत हो जाइए। जय सिंह रावत जी, आपने यहाँ पर कहा, सर एक मिनट रुक जाइए, अब आप पत्रकार को सुनेंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद है, वो शायद आपको बेहतर बता सकते हैं। रुक जाइए, ठीक है, ठीक है, एक साल अगर इन्होंने लेट करा तो उसका क्या लाभ इस प्रदेश को अरे होगा है? प्लीज, ठीक ठीक है, ठीक है। चाहता है आपसे। आप दोनों को मैं शांत करना चाहूंगी और जय सिंह रावत जी आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगी, लेकिन यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। आगे भी लगातार जानने की कोशिश करेंगे कि एक साल का जो डिले हुआ है चुनाव कराने में, आखिर उसके पीछे की मंशा क्या थी, जो रिजर्वेशन अब तय हुआ है वो किस बेसिस पे तय हुआ है, और क्या ये बेसिस सही है, आगे आने वाले वक्त में कितना असर इसका देखने को मिलेगा। आप बने रहिए। फिर से स्वागत है, लगातार चर्चा कर रहे हैं। आरक्षण तय हो चुका है, 7 दिन का वक्त अब दिया गया है आपत्ति दर्ज करने के लिए। क्या इन 7 दिनों में होगा और क्या वाकई किसी को आपत्ति होगी, आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल कितना सही आरक्षण है, किस बेसिस पे दिया गया है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। जय सिंह रावत जी, आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में एक बात कही कि जब सेंसस नहीं हुआ 2011 के बाद तो पॉपुलेशन क्या है कैसे पता चलेगा। दूसरा, जातीय जनगणना की भी आपने जिक्र किया। विपक्ष लगातार संसद में भी ये बात कहता आया है और सड़कों पर भी कि जातीय जनगणना कराइए, उसमें सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं विरोध करता है। तो क्या आप इसके पक्ष में हैं कि जातीय जनगणना होना जरूरी है इस देश में? अगर नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता? भाई देखो, ओबीसी को भी उसका रिजर्वेशन चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व चाहिए ना, चाहे नगर पालिका हो या कहीं भी पंचायतों में हो, तो वो कैसे आप उनके साथ न्याय करेंगे, उनको एक्यूरेटली कैसे उनका हिस्सा देंगे जी। इसमें शासन में कम से कम जो गवर्नेंस है, लोकल सेल्फ की हो या विधायकों की हो या एमपी की हो, वो तभी होगी जब गणना होगी। अब 2011 के बाद तो अरे 21 में तो कम से कम हो जानी चाहिए थी वो जो परंपरा है वो। अब उसको गैर जरूरी समझा गया, तो ये दिक्कतें आ रही हैं और भी आगे आएंगी, क्योंकि सरकार को इसके लिए एक डेटा चाहिए होता है ना, तभी तो आगे प्लानिंग होती है। तो है ही नहीं आपके पास, अब आंकड़े नहीं तो फिर कैसे करेंगे? तो
ये अच्छा, दूसरा जहां तक मेरी जानकारी है, ये मामला विधानसभा में भी उठा था हम्म। और ये प्रवर समिति को गया हुआ था। जी। ये अभी प्रवर समिति के पास है ये मामला। हम्म। और उससे पहले क्योंकि ऑर्डिनेंस इसलिए निकालना पड़ता है, ऑर्डिनेंस का मतलब कोई स्थायी कानून नहीं होता है। हम्म। वो तो ऑर्डिनेंस 6 महीने के लिए उसके लिए काम चला होता है, जब तक नियमित कानून नहीं आता है, विधानसभा से पास नहीं होता तब तक के लिए ऑर्डिनेंस होता है। हम्म। तो ये करना था, ऑर्डिनेंस आपने करना था पिछली बार कर देते। हम्म। भाई जो साल भर से लटका हुआ है, चुनाव नहीं हो पा रहे हैं जी। केवल इस बेसिस पे, आज भी तो आप ऑर्डिनेंस करके कर रहे हैं, तब भी नहीं हो रहा था। विधानसभा में जब एक्ट बनेगा, जब विधानसभा तय करेगी तब करेगी, हम्म। लेकिन उससे पहले अब भी तो ऑर्डिनेंस निकला है ना, हम्म। तब भी निकल जाता। तो ये जो जनता का जो हिस्सेदारी थी गवर्नेंस में, हम्म। अपने प्लानिंग में, अब छोटी छोटी मतलब नगर विकास में, हम्म। ये तो आप समझिए ना, तो ये नगर विकास, टाउन प्लानिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट, बेहतर जीवन, हम्म। अपने नागरिकों के बेहतर जीवन के लिए नगर पालिकाओं या लोकल बॉडीज का होना बहुत जरूरी होता है। हम्म। ये हमारी प्राचीन सभ्यता भी आपने सुनी होगी, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी वाला क्या था, वो तो टाउन प्लानिंग ही तो थी, हम्म। तभी तो वो सभ्यता, वो किसने की होगी, जी। उसके लिए भी हुए होंगे। हम्म। और भारत में तो ये तो मौर्य काल से यहाँ इस तरह की बॉडीज हुआ करती थी। हम्म। अंग्रेज भी आए, अंग्रेजों के जमाने में थी 1800 इसका 1868-67 में ये भी तो आया था, कानून आया था, नगर पालिका एक्ट आपका बना था, ये मेरे ख्याल से 1882 का आया था, हम्म। है ना। तो पुरानी पुरानी हमारी मसूरी की नगर पालिका कितनी पुरानी है, 100 साल से ज्यादा पुरानी वो होगी। देहरादून की भी है, बाकी है, ऐतिहासिक है। तो इनका संचालन ये तो नागरिकों के, हम आम आदमियों की संस्था है ये। हमने उसका अपना प्रतिनिधि भेज के उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन जाता है। मेरी कॉलोनी में क्या है, मेरी गली में क्या है, सड़क बनती है नहीं बनती, नालियों की क्या स्थिति है, सफाई की क्या स्थिति है, बाकी यही काम नहीं, बाकी कानूनी काम भी होते हैं, वार्ड मेंबर के और दायित्व होते हैं, कोई वेरिफिकेशन करना होता है, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, 10 काम होते हैं उसके लिए। और आपने क्या कहते हैं, एक आईएएस तो हमारा कल्चर ही आप जानते हैं ना, यूपी से आया है, हिमाचल का कल्चर थोड़ा अलग है। वो यहाँ आईएएस से बात करने का मतलब बाप रे, अरे अपना जिस मंत्री को, विधायक को आप सुन के तो उनसे बात करो तो आप फोन नहीं उठाते हो। मंत्री हो तो मंत्री के चपरासी से आप बात नहीं कर सकते, उनके ओएसडी से बात नहीं कर सकते आप, वो स्थितियां हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहिए था अगर अपना वार्ड मेंबर होता या अपना मेयर होता तो चले जाते उसके पास, या नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि हम ही लोगों में से, आम आदमी में से चुने जाते हैं, कोई बाहर से थोड़ी होता है। लेकिन एक इस काम चीज में जो और चीज लापरवाही जानना चाहूंगी, जो सवाल यहाँ पर उठ रहा था विपक्ष की तरफ से भी और जो पक्ष की तरफ से दलीलें दी जा रही थी, पिछले दिसंबर में कार्यकाल खत्म होता है, बार बार कार्यकाल बढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि बीच में बहुत सारे चुनाव आ गए थे इसलिए भी डिले हो गया। क्या आप मानते हैं कि ये सर्वे के प्रोसीजर में की वजह से डिले हुआ या जो चुनाव आए उसकी वजह से डिले हुआ? ये तर्क नहीं, ये कुतर्क है। जब संविधान ने कह दिया कि ये संवैधानिक संस्था है, 1992 के बाद जब संविधान का 73वां 74वां संशोधन पास हुआ है जी, आर्टिकल 243 में, तब से आप जितनी जरूरी विधानसभा है उतनी जरूरी आपकी नगर पालिका भी है, उतनी जरूरी हमारी ग्राम पंचायत भी है। और उसे साफ लिखा है कि कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले आप प्रक्रिया शुरू कर दो, ताकि समय से, होता नहीं कि विधानसभा का कार्यकाल कब होगा, सब उससे पहले चुनाव हो जाने चाहिए, लोकसभा का चुनाव कार्यकाल कब पूरा हो तो उससे पहले चुनाव होता ही नहीं होता। बिल्कुल, चुनाव आयोग वही करता है ना, निर्वाचन। तो यही व्यवस्था एक बार सुब्रमण्यम जी थे, एक इसके राज्य निर्वाचन आयोग, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, समय से चुनाव नहीं करना। उन्होंने कहा भाई ये संवैधानिक बाध्यता है, मैं जो आप मेरे को सहयोग नहीं कर रहे हैं, बहाने मार रहे हैं, कभी उसका मार रहे हैं, क्या कहते हैं आरक्षण का, कभी कुछ कर रहे हैं, तो मैं नहीं कर सकता, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। तो ऐसी इसीलिए है कि ये हमारे नेताओं की जो सोच है, जब तक वो ब्लॉक प्रमुख रहेंगे या नगर पालिका, तब तक उनकी बात करेंगे, जैसे उनका प्रमोशन होके
विधायक बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, उसके बाद भूल जाते हो, कहते हैं ये इसकी जरूरी नहीं है। यही सोच तो यही सोच तो राज्य सरकार के पास होती है। कौन है राज्य सरकार? हमारे प्रतिनिधित्व होते हैं, हमारे बीच के लोग वो भी जाते हैं, लेकिन उनकी सोच वहां जाके बदल जाती है। अरे जैसे आम आदमी से जब मंत्री जब बनता है, वो ये थोड़ी सोचता मैं कल तक गलियों में क्या करता था। वो ये सोचने लगता है मैं जन्म से, मेरे दादा परदादा से मैं हुकूमत चलाता था। इस तरह की सोच है मंत्रियों की। बहुत मतलब उत्तराखंड के मंत्रियों से बात करना आम आदमी के लिए हम लोग नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमारे फोन नहीं उठाते हो, आम आदमी कैसे उठाएंगे? बिल्कुल, ये बड़ी बात है, बड़ा अगर हमारा सवाल है। वार्ड मेंबर होता तो उसके पास जाते। तो जितना महत्वपूर्ण ये लोकसभा कोई तर्क चुनाव, नहीं। जितना महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव, उतना ही लोकल बॉडी उतना इलेक्शन ही है, ये आपने कहा संविधान है। का आर्टिकल 243 पढ़िए आप। संविधान का 74वां संशोधन पढ़िए आप, 1992 का 73वां पढ़िए आप, उनका कार्यकाल पढ़िए। एक दिन भी आगे नहीं बढ़ा सकते, एक दिन पहले भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। साधारण परिस्थितियां होती हैं। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, आप लोगों के कार्यकाल का हमेशा जिक्र किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के कार्यकाल का एग्जाम्पल देते हैं कि उन्होंने भी तो डिले कराए थे। चलिए, हमारे पास अन्य वजह हैं डिले करवाने के लिए। अभी आपने कहा 7 दिन का वक्त है, आपत्ति हम लोग दर्ज नहीं कराएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। क्या आप लोगों को वाकई में कोई आपत्ति नहीं है? आप लोगों ने पूरा, आप संतुष्ट हैं इस रिजर्वेशन से कि अब आप सिर्फ चुनाव पे फोकस कर रहे हैं, आपका मंतव्य सिर्फ चुनाव लड़ने से है, बाकी प्रक्रिया जब होनी थी तब होनी थी? देखिए दिव्या जी, मैंने ये नहीं कहा कि हम आपत्ति दर्ज नहीं कराएंगे। जिन पे आंकड़े होंगे और जो करा सकते हैं वो आपत्ति दर्ज भी कराएंगे। मैंने ये कहा सरकार सुनने वाली नहीं है, आपत्ति दर्ज भी कराएंगे तो क्या होने वाला है? कुछ नहीं, चुनाव तो अपनी जगह पे होने ही होने हैं, तो चुनाव तो होंगे ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तानाशाही में है। वो जो चाहे जब चाहे वो कर रही है, जनता के हितों की कोई उनसे मतलब नहीं है। आज आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सूचना का अधिकार दिया था, जिसके तहत कोई भी आदमी कोई भी सूचना मांग सकता है और उसकी सूचना का जवाब भी दिया जाता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, इसका भी मजाक बनाकर रख दिया। अभी आज ही मुझे मिलने कोई आए सज्जन, भैरव सेना के अध्यक्ष हैं संदीप खत्री। उन्होंने कोई यहाँ पे माणा में एक मंदिर था, सरस्वती मंदिर, उसको लेके उन्होंने 7 बिंदुओं में सूचनाएं मांगी कि मुझे ये सूचनाएं चाहिए, इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था, किसने किया था, इसका पुनर्निर्माण किसने किया। कुछ 7 बहुत सिंपल सूचना, बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे निर्माण कराया गया था बॉम्बे के किसी व्यापारी द्वारा। उन्होंने 7 सूचनाएं मांगी और उनको सूचना के जवाब में, ये मेरे पास कागज भी है, जो सूचना का जवाब आया उसमें लिखा हुआ है कि सूचना मांगने लायक ही नहीं है। उसमें लिखा है सूचना धारित नहीं है, ये सूचना मानने लायक, मतलब मांगने लायक ही नहीं। ऐसी क्या सूचना मांग दी? आप सूचना के अधिकार का भी मुखौटा बना रहे हैं। आप चाहते क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी आखिर चाहती क्या है? आज देश को आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार हम चाहते हैं खत्म हो, देश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। किसी को सूचना मांगने का अधिकार नहीं है, किसी को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। तो अधिकार है किस चीज का? जब चाहेंगे चुनाव कराएंगे, जब चाहेंगे। आप सोनिया गांधी की याद बाद में करना, पहले अपने भ्रष्टाचार की बात करो। भ्रष्टाचार अब चरम पर है। जब एक आपका नगर निगम का मेयर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और उसको आप लोग बचा लेते हैं, इसे बोलते हैं भ्रष्टाचार। कभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में पढ़ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड किसे कहते हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं, खुलेआम लूट। और मोदी जी तो संसद में भी बोलते हैं खुलेआम करो, लूट मिल रही है। कहाँ पहुँच जाते हैं सर? की बातें करते हैं। कहाँ आरटीआई से आप लोग भ्रष्टाचार पे पहुँच रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मतलब भ्रष्टाचार खुद कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खुद कर रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड सबसे बड़ा सबूत है जीता जागता भ्रष्टाचार का, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आप सूचना का अधिकार खत्म कर रहे हैं, आप शिक्षा का अधिकार खत्म कर रहे हैं, आप देख क्या रहे हैं? ठीक है, आराम से। अगर आप लोगों का आरोप प्रत्यारोप हो गया हो, तानाशाही से आगे अगर आरोप प्रत्यारोप हो गया, वापस आए। बढ़ता है। मैडम, उत्तराखंड की भी चर्चा कर लीजिए। सोच रहे हैं देश में कर्जा चढ़ा रहे हैं तो देश आगे बढ़ रहा है। हमें ये समझ में नहीं आता 14-15 रुपए कि तोले का उत्तराखंड में आपने चुनाव हो 78,000 रहे तोला कर दिया हैं, तो देश आगे बढ़ गया। रुक जाइए। ऐसे देश
आदेश नहीं वालों बढ़ता यही है। बीजेपी और कांग्रेस कहाँ दोनों है की आप? प्रॉब्लम है। प्रवक्ता जी कहाँ है आप? यही बीजेपी कांग्रेस की प्रॉब्लम है। बीजेपी से जवाब मांगो, कांग्रेस का कार्यकाल गिनाते हैं। आप भी रुक समाज जाइए, में आप रहती दोनों हैं। रुक जाइए। कहाँ जाएगा व्यक्ति? क्या खाएगा आदमी? प्रभा जी, चिंता होती है प्रभा जी, एक जब मिनट, सत्ता एक के मिनट, बाहर एक थे। मिनट, आज एक महंगाई मिनट। देखिए, मैडम, क्या जाहिर अंतर सी है। बात है, आप लोग सत्ता में, समझिए इस बात बात करें को। तो मंगलसूत्र छीनने की खुद छीन लिए, एक मिनट। 80,000 में तोला सोना कर दिया। रुक जाइए। कहाँ ले जा रहे हैं आप? आशीष जी, एक मिनट रुक जाइए। आप लोग विपक्ष में बैठे हैं, इसी की दुहाई आप लोग देते हैं। नहीं, आप सच बोल रही हैं। ठीक है। आप दूसरे टाइम पर बीच में टाइम डिबेट खराब कर रहे हैं। आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? मैं इसीलिए बोल रही हूँ, आरोप नहीं। प्रभा जी, एक मिनट रुक जाइए। जाहिर सी बात है मैडम, जनता ने, उन्होंने कुछ गलतियां की होंगी। आप लोग जिसका एग्जाम्पल देते हैं, उनका एग्जाम्पल ये भी तो देखिए, उन्होंने गलतियां की, सत्ता से बाहर हो गए, उनको कोट करने की जरूरत क्या है आप लोगों को? आप लोग सत्ता में हैं, आप लोग बार बार बोलते हैं हमें मैंडेट मिल गया, हम जनता की पसंद है, तो जनता की पसंद के अनुसार अपने काम गिना दीजिए ना मैडम। वो जो विपक्ष में बैठे उनका काम गिना के, उनके आरोप करके अभी कुछ सिद्ध नहीं होने वाला। अभी जो सवाल है वो आपसे किए जाएंगे, क्योंकि आप लोग सत्ता में हैं, उसका आप वाजिब जवाब देंगी तो बेटर होगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप हमेशा होते हैं। कांग्रेस के पास एक तर्क है कि वो विपक्ष में है, इसके अलावा और वो कुछ नहीं कर सकते। आपके पास सत्ता है तो आप लोग के पास जवाब भी होने चाहिए। दीपक रावत जी, यहाँ पर जो तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं, बीजेपी कांग्रेस अपने तरफ है, क्योंकि जाहिर सी बात है राष्ट्रीय दल है, यहाँ पर दोनों सत्ताओं में रहे हैं, एक अभी है और एक अभी मुख्य विपक्षी दल है। लेकिन यूकेडी किस तरीके से अपनी तैयारियां कर रही है इस आरक्षण के बाद? क्या आप लोगों को कुछ आपत्ति है? इन 7 दिनों में आप लोग भी आपत्ति दर्ज कराएंगे? नहीं बेटा, देखिए मुझे नहीं लगता कि हम लोग कोई आपत्ति दर्ज कराएंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष यही कह रहा था कि 1 साल से लगातार जिस तरह से डिले पे डिले हो रहे थे चुनाव, अब अगर सरकार चेती है और सरकार कराना चाहती है तो इसका स्वागत है। देखिए जिस समय उन्होंने अब ये निश्चित कर लिया है सरकार ने कि हमें चुनाव कराने हैं नगर निगम के, तो निश्चित रूप से अब तमाम जो पार्टियां हैं वो कल से अगर अधिसूचना जारी हो जाएगी तो अब अपने अपनी तैयारियां सभी अपने जो साधन सीमित जितने उनके साधन है उसके अनुसार वो अपनी तैयारी में लग जाएंगे। और देखिए बहुत लेट हो गया है, 1 साल हो चुका है। अब जितनी जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी जो हमारी नगर निगम की हैं, नगर पंचायत है, इन सभी का अगर गठन हो जाए और प्रॉपर तरीके से सिस्टम आ जाए तो जो जिस पे लगातार जय सिंह रावत जी ध्यान दिला रहे हैं कि जो एक आम आदमी है जो अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा है, अपनी विकास की बात नहीं, अपनी परेशानी नहीं बता पाता, या विकास के लिए जो उसकी इच्छा है वो अपने नहीं बता पा रहा है, क्योंकि प्रशासक बैठे हुए, नेतागण बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं पर इस तरह की अगर इनका गठन हो जाता है तो उसकी भी भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है। अब ये देखिए, आप इसी सरकार कितनी दुविधा में है कि पहले इन्होंने जिला पंचायत जो अध्यक्ष है उनको उनका प्रमोशन करा। अब वही चीज अब जब विपक्ष ने आवाज उठाई तो आज ही समाचार पत्रों में आया कि आप ब्लॉक प्रमुख और प्रधानों को भी इन्होंने उसमें सिस्टम में लिया है, हाँ बैठा दिया उनको। तो अब ये एक तरीके से अगर हम नहीं कहते, विपक्ष अगर नहीं कहता, प्रभा जी विपक्ष अगर नहीं कहता तो जिस दिन मुख्यमंत्री ने, देखिए जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बैठाया उसी दिन वो ब्लॉक वालों को भी बैठा देती, प्रधान को भी बैठा देते। लेकिन जब सरकार के निर्णय का विरोध हुआ, विपक्ष ने भी इसको मुद्दा बनाया, सरकार चेती है और आज सरकार को झुकना पड़ा है इसमें। आज इनको ग्राम प्रधानों को भी प्रशासक नियुक्त करना पड़ा और ब्लॉक प्रमुख को भी नियुक्त करना पड़ा। सरकार विपक्ष के आगे झुकी है। यदि अगर सरकार की मंशा साफ होती तो जिस दिन जिला अध्यक्ष के प्रशासक को बैठाया गया था उसी दिन ब्लॉक प्रमुख के अध्यक्ष को भी और ग्राम प्रधानों को भी बैठा देते। मैं एक छोटा सा जवाब इसी पर, ये है सरकार की दुविधा। ठीक है, मैं आप लोगों के तर्क के बाद जानता तो ये निर्णय आता ही नहीं। ठीक है, मैं आप लोगों को इस तर्क के बाद, प्रभा जी और दीपक जी, आप लोगों के तर्क के बाद मैं जय सिंह रावत जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूंगी सर, कि किस तरीके से यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जो प्रशासकों की नियुक्ति हुई है, अगर ग्राम पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर अगर प्रशासक नियुक्त उन्हीं को किया जा रहा है, यानी कि अध्यक्ष जो है निवर्तमान वही प्रशासक बनेंगे, ग्राम प्रधान वही प्रशासक बनेंगे, तो सर ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनमें क्यों नहीं किया गया अगर यही प्रावधान है? तो
तो यहाँ पर संपर्क टूट गया है। प्रभा बंदूनी जी, यहाँ पर आप लोगों ने कहा कि ठीक है बीच में चुनाव पड़ गए थे, उसके बाद हमारे पास मैन पावर है वो कम है इस तरीके से, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का अभी जो चर्चाओं में है वो किस तरीके से किया जाएगा? क्योंकि यही विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि जब आप लोकल बॉडी के इलेक्शन कराने में इतना टाइम लगा रहे हैं, यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा का वक्त प्रशासकों के कार्यकाल बढ़ाए जा रहे हैं, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन इतने बड़े स्तर पर आप फिर मैन पावर कहाँ से आएगी? जी दिव्या जी, जो ये वन नेशन वन इलेक्शन का हम कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार उठ रहा है। अगर मैं आपको बता दूं 67 तक ये प्रावधान था देश में। 67 से जब 54-52 में इलेक्शन हुए थे उस वक्त वन नेशन वन इलेक्शन था। लेकिन उसके बाद ही कुछ राज्यों में ऐसा हुआ था कि वहां की सरकार किन्हीं कारणों से गिर गई थी, तो वहां की विधानसभाओं में चुनाव करवाने पड़ गए थे। 67 के बाद ये प्रारूप मैं कह सकती हूँ आया कि विधानसभा के चुनाव अलग होने लगे और लोकसभा के अपने टेन्योर पे होने लगे। लेकिन अगर अब हमारी सरकार इस कार्य को लेकर संजीदा है, जिससे भी चुनाव में जो खर्च होगा, नेचुरल सी बात है, वो भी कम हो जाएगा, समय भी बचेगा। तो पहले वन नेशन वन इलेक्शन जब एक साथ होंगे, अभी उसकी समीक्षा भी की जा रही है कि अगर 5 सालों के बाद ये काम किया जाएगा तो कितना समय हमें केंद्र की सरकार का कार्यकाल बचेगा, कितना राज्यों की सरकार का बचेगा। ये मैं आज ही पढ़ रही थी, तो उसमें किसी सरकार का 2 साल 6 महीने का बचेगा, किसी का 1.5 साल का बचेगा। वो सारा एक डाटा तैयार कर लिया गया है, तो इतना उसमें नहीं लग रहा है कि कोई समस्या आएगी। और जब क्योंकि आपने कहा पहले भी शुरुआत में जब चुनाव हुए तो इसी पैटर्न में कही गए, लेकिन टेक्निकलिटीज आई ना, तो क्या उन टेक्निकलिटीज को दूर कर लिया गया है कि अब ये फैसला लिया गया है आपके द्वारा? जी दिव्या जी, अगर देखिए कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है, आगे अभी प्रस्ताव इसमें पारित किया जाएगा, इस पे चर्चा भी होगी इस विधेयक पे। तो मुझे लगता है जब उन्होंने इतना बड़ा सर्वे कर लिया है, हर राज्य की डिटेल भी ले ली है कि कहाँ कितना कार्यकाल होगा, क्योंकि अभी चुनाव भी आएंगे, तो उसके बाद उनका कार्यकाल कितना रह जाएगा। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो उसके होने के बाद उनका कार्यकाल कितना बचेगा, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़े व्यापक रूप पे इसका सर्वे किया गया है, तो ये होगा। और जहां तक रही जैसे ही ये वन नेशन वाला ये होगा, उसके साथ ही जो कैबिनेट है उन्होंने ये भी कहा है कि कोशिश ये रहेगी कि जैसे ही विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके साथ साथ ये जो हमारे नगर निकायों के चुनाव है इनको भी करवाने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो देखिए जब एक पैटर्न बन जाता है फिर उसको फॉलो करने में इतनी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ये है कि जब सर्वे चल रहा है, इतने बड़े लेवल पे चल रहा है, पूरी समीक्षाएं की जा चुकी हैं, इतनी बैठकें हो गई हैं, उसके बाद इस विधेयक को लाया जाएगा तो निश्चित रूप से इतने बड़े बड़े चुनाव अधिकारी और बड़े बड़े उसमें पर्यवेक्षक बैठे हुए हैं, तो इसको जब पटल पे ले आएंगे तो वो सारी चीजों को देखा गया होगा और ये हो जाएगा इतना, क्योंकि ये पहले हो चुका है। मैंने आपको बताया सन 67 तक यही देश में होता था वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि जब ये होगा तो इसमें कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होगी। बिल्कुल, यहाँ पर समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है तमाम टेक्निकलिटीज़ को सोच समझ के ही यहाँ पर किया होगा। और आशीष जी, यहाँ पर अगर बात करें तैयारियों की, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर इस बार आरक्षण जो है महिलाओं को ज़्यादा दिया गया है, यानी कि जो उनकी सीट से आरक्षित सीट जो महिलाओं की बढ़ा दी गई है। ऐसे में कांग्रेस जो कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी वाड्रा का जो नारा था, कितना साकार होता हुआ लोकल बॉडी इलेक्शंस में नजर आएगा? निश्चित देखें, चुनाव में सभी तैयारियां कर रहे हैं और जिसकी दावेदारी मजबूत होगी उसको टिकट भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि महिला है या पुरुष है, इसकी बात नहीं है, किसकी दावेदारी है। अगर महिलाएं दावेदारी करेंगी तो निश्चित उनको भी टिकट मिलेगा, वो तो पार्टी को देना ही है टिकट। और अच्छी बात है, महिलाओं को आगे करना चाहिए हम लोगों को, और कर रहे हैं तो उसके लिए कोई विरोध भी नहीं है। लेकिन हाँ, अब पार्टी के अंदर कितनी महिलाएं दावेदारी करेंगी उस हिसाब से टिकट बांटा जाएगा। कोई टिकट का ऐसे नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी को टिकट देंगे, ये तो नहीं होगा। लेकिन अब जो भी दावेदारियां होंगी उसके अनुरूप उन्हें टिकट भी दिया जाएगा। और निश्चित ही देश को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं का बहुत योगदान है। और मैं तो एक चीज़ और भी कहता हूँ, हमारे जो हिंदू समाज है उसको आगे बढ़ाने के लिए भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारे पुरुष हैं वो तो सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं, पर महिलाएं जो हैं सचमुच में अगर हिंदू धर्म के अंदर धर्म को अगर कोई बचा रहा है तो हमारी महिलाएं हैं, जिन्हें सब ज्ञान है, क्या करना है, दान धर्म करना है, पूजा पाठ करनी है, रीति रिवाज, सब कुछ का ध्यान अगर कोई रखता है तो महिलाएं हैं। महिलाएं सर्वोपरि हैं, उनका बड़ा मैं आदर करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आज इस बात को बोल भी रहा हूं कि हिंदू धर्म के अंदर अगर कोई वाकई ही अगर कोई धर्म की रक्षा कर रहा है तो वो महिलाएं हैं। और जो हमारे पुरुष हैं वो तो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो सब दिख ही रहा होगा किस तरीके से लोग लगे हुए हैं। तो लेकिन जो भी है, पार्टी पूरा वो करेगी, और अगर महिलाएं टिकट मांगेगी तो पार्टी निश्चित टिकट देगी उनको।
तो सर अगर पुरुष के हिसाब से बात आए तो उसमें आप भी आते हैं, उसमें दीपक रावत जी भी आते हैं, यानी कि आप लोग जो है आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और महिलाएं जो है सनातन नहीं, की वो रक्षा पुरुष अलग टाइप के होते हैं, वो भाजपा के पुरुष अलग हैं। ठीक है, हिंदुत्व मतलब के ठेकेदार, कैटेगराइजेशन उसमें जिसे भी है। हिंदुत्व के ठेकेदार बोलते हैं, वो भाजपा के अंदर ठेकेदार पाए जाते हैं, वो हिंदुत्व की ठेकेदारी हिंदू करते धर्म को मानता है, हैं। वो और हम लोग पुरुषों, महिलाओं, तो देखो, हम धर्म की देखिए जाति ठीक है, आपके अब यहाँ क्या क्या ये धर्म बहुत- चल रहा है हम ये सब बहुत जानते sensitive issue हैं। है। जो मंदिरों के निर्माण मुझे करने लगता है ये में मंदिर में दोनों आपको राजनीतिक बता रहा हूँ ना, दलों का पर्चा जो favorite बता रहा topic हूँ, है। सूचना के अधिकार में जो मांगा गया कि मंदिर किसने बनाया, कब बनाया, क्या हुआ, तो ये बताने का अधिकार, पूछने का अधिकार नहीं है। तो आपको हिंदुत्व का ढंग से जानते हैं, आप हिंदुत्व का चोला पहनकर आप साधु के वेश में क्या बनकर आ रहे हैं, इसको ढंग से पहचानते हैं कि ये भारतीय सही जनता कहा पार्टी के आपने। अंदर अगर हिंदुत्व नेतृत्व किसे करने बोलते की हैं। क्षमता है तो उन्हें मौका जरूर मिलना चाहिए, और आप दोनों ही दलों का ये फेवरेट टॉपिक लगता है। जैसे ही छेड़ दिया जाता है तो आप दोनों ही मैदान में उतर आते हैं। फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी, दीपक रावत जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, निश्चित रूप से अब सरकार ने अगर ये मन बना लिया है कि वो नगर पंचायत नगर निगमों के निकाय को चुनाव कराना चाहती है, तो इसका स्वागत है। और सभी दल जो है जो इसमें भागीदारी करेंगे, उनको एक अच्छा मौका मिला हुआ है दोबारा से जनता के बीच जाने का और जनता के बीच से अपने आप को चुन के आके साबित करने का। तो ये उत्तराखंड क्रांति दल का स्वागत करता है। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, फाइनल कमेंट। निश्चित चुनाव होने चाहिए, जल्द हो भी रहे हैं, और मैं निवेदन करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी से कि जो है चुनाव को निष्पक्ष होने दें। चुनाव में आप लोग जिस प्रकार से अपने धन बल हर चीज़ का प्रयोग करते हैं, उस चीज़ को दूर रखकर निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएं। जीत और हार लगी रहती है, तो मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी को, डरो मत, आगे चुनाव कराओ, चुनाव लड़ो, और एक खुली, जिसमें कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा ना हो, नफरत की भावना ना हो, एक खुले मन से और बड़े प्यार से चुनाव को होने दें, और चुनाव हो, जनता को उनका प्रतिनिधि मिले। इसके लिए मैं जनता को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बिल्कुल। प्रभा जी, फाइनल कमेंट। जी दिव्या जी, स्वागत योग्य कदम है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि जैसे ही उचित समय आएगा चुनाव हो जाएंगे, और अब जितने भी चुनाव ये हो रहे हैं नियम कानून के अनुसार हो रहे हैं, तो किसी को भी किसी भी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चुनाव करवा रही है और समय पर चुनाव हो रहे हैं। सब लोग तैयारी करें, सभी को शुभकामनाएं। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ जय सिंह रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी जुड़े थे। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। बहरहाल यहाँ पर आरक्षण तय हो चुका है, कई सीटें हैं जहां पर अनारक्षित रख दी गई हैं, कई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये पूरा आरक्षण की प्रक्रिया किस हिसाब से तय की गई है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, और इसका आने वाले वक्त में क्या असर पड़ेगा, चुनाव की अधिसूचना कब जारी होगी, ये भी वक्त बताएगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7।